स्टूडेंट्स, हम लोग है चैप्टर नंबर 3 पे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। बिकॉज इस चैप्टर से आपके कवर होंगे मार्क्स 8 से 12, मिनिमम 8 मार्क्स कवर होंगे। एंड अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द चैप्टर। एंड आई होप कि आपके अब तक के सभी कॉन्सेप्ट्स आर सुपर्ब, लाइक आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको आ गई है। हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सारा रिलेट किया है आपके करंट लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से। तो आई होप कि आप उसको एक तो नोट भी करके रख रहे हो अपनी बुक में, एंड उसके साथ साथ अभी तक आपने ये समरी नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं उसको भी आप चेक कर चुके होंगे। जो नए आए हैं स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वी आर ऑन अ रिवीजन पावर सीरीज ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। होल ऑडिट आपका पूरा कवर अप हो जाएगा एंड आई अश्योर यू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड ऑडिट जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बोरिंग लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं आपको एक अलग लेवल से ऑडिट पढ़ाने वाली हूँ, विच विल मेक यू अ बिट फीलिंग दैट हाँ इट इज रिलेटेबल विथ अवर डे टू डे लाइफ एज वेल, कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, पीक प्रेप। जिनको समरी नोट्स चाहिए वो एक्सेस करो, एंड जिनको वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए, एग्जाम में हेल्प चाहिए, स्टडी प्लान बनाने में हेल्प चाहिए, तो वो लोग वन ऑन वन मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने है ना देखो क्या क्या कवर किया। बेसिकली ऑडिट रिस्क कवर कर लिया, कंपोनेंट्स कवर कर लिया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कवर कर लिया, एंड उसके बाद में हम लोगों ने देखा ऐसे 315 के बेसिक्स कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ, मतलब ऐसे 315 का सब कुछ कवर कर लिया। मटेरियलिटी का ऐसे जो था वो अपन ने कवर कर लिया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में भी आ गए थे कि दिस इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड फिर उसके एलिमेंट्स देखे, कंपोनेंट्स देखे, एंड उन कंपोनेंट्स की स्टडी हम लोगों ने अच्छे से की। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हम लोगों ने देखे। आप लोगों को याद होगा पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं। इस वजह से ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ता है। अब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाता है ऑडिटर। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके टाइप्स भी देखे थे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस किस टाइप से किए जाते हैं। हमने देखा था जैसे कि वो था ना 4 कैटेगरीज में अपने को एक्सप्लेन किया हुआ था। व्हाट वाज इट वाज दैट फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड, ये रहा यहाँ पे है। ठीक है, इवेल्युएट कैसे किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को, 4 मेथड से इवेल्युएट किया जाता है। एक तो चेकलिस्ट लगा दो, यस नो नॉट एप्लीकेबल, एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर दे दो, यस नो के साथ साथ वो नीचे एक सेंटेंस भी लिखेगा स्टाफ। फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट लगा दो, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज नरेटिव रिकॉर्ड। अगर बहुत ज्यादा साइज ऑफ द फर्म अगर छोटा सा है तो नरेटिव रिकॉर्ड भी आप लगा सकते हो। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे कि भाई डिजाइन देखो, लाइक आगे जो भी है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में हमको पता चलेगा। एंड उसके साथ साथ में अब भी जो इंटरनल कंट्रोल है उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसा है वो भी हमको पता चलेगा। ठीक है, अगर कोई डिविएशन रहता है तो उसके लिए क्या करेगा ऑडिटर, हो सके तो रिवाइज करेगा इंटरनल कंट्रोल को, या फिर यूज ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को वो यूज करेगा। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक इस वाले टॉपिक तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। ओके, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट गाइस, एआई की दुनिया। ठीक है, एआई ना सही, ठीक है, बट जो भी हमने सिस्टम्स लगाए हुए हैं अपने वर्क प्लेस पे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सारा सब कुछ मशीन ही करता है ना। सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, हमें उसमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी होती है एंड उसके हिसाब से वो लेक्चर में भी रिकॉर्ड हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाता है ना। तो इसी तरीके से आप
आपको बहुत कुछ, जब भी आप अभी भी आप अगर आपके वर्क प्लेस में अगर काम करते हो तो आपको अपना एक सेपरेट कंप्यूटर दिया जाता है, आपको आपका एक सेपरेट लैपटॉप दिया जाता है, उसके बजाय काम नहीं होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक तो क्या होता है, इट्स नथिंग बट गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आईसीआई का दिया हुआ डेफिनेशन भी पढ़ लिया जाए। It refers to a business environment where processes, operations, accounting and even decisions are carried out using computer system. Okay, also called information system or information technology. ऑब्वियसली अगर कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके हम लोग हमारे प्रोसेसेस को, ऑपरेशंस को, अकाउंटिंग को और डिसीजन मेकिंग को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे क्या है, अब इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑडिटर के साथ क्या संबंध है। देखिए हमारा बेसिक पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है ना। तो वहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस सोर्स से बने हुए हैं, जिस सिस्टम से बने हुए हैं, हम उसको तो चेक करेंगे, राइट। बीइंग अ ऑडिटर हमें देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम तो सही से वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को याद रखो कि भाई हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि बीइंग एन ऑडिटर हम लोगों को उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्या चीजें चाहिए ताकि हम हमारा जो ओपिनियन है वो ट्रू एंड फेयर दे सके, और जो ऑडिट रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको अप्रोप्रिएटली लो रिस्क लेवल पे ला पाए। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, एबिलिटी टू कैरी आउट बिजनेस विद लेस मैनुअल इंटरवेंशन एंड मोर सिस्टम ड्रिवन प्रोसेसिंग। एब्सोल्युटली किसका प्रिंसिपल है भाई, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल की बात हो रही है ना। फिर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द मोर ऑटोमेटेड द बिजनेस एनवायरनमेंट द मोर कॉम्प्लेक्स इट इज लाइकली टू बी। ऑब्वियसली आपका डे टू डे वर्किंग तो बहुत आसान होने वाला है, लेकिन जहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है ना, वहां के उस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, फिर अभी इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं की फीचर्स। ठीक है, सिंपल प्लेन टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ की फीचर्स क्या होते हैं, कोई स्ट्रेस्ड आउट टॉपिक नहीं है ये। आप भी बता सकते हो कि भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का फीचर क्या होता है। एक तो हमारी जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, वहां पे हाई रिस्क रहता है, वहां पे कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकता है ना। वो क्या करता है, इसके बेनिफिट क्या है कि वो लोग लार्ज ट्रांजैक्शंस को, लार्ज वॉल्यूम को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना। तो सॉरी, तो ये कुछ फीचर्स है ना। वही चीज यहाँ पे दी हुई है गाइस, की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या है, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, यस। एक्यूरेसी, यस। हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम्स, यस। इंटीग्रेशन, यस। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, यस। लेस ह्यूमन एरर्स, लेस। प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग। एक तरफ से ये सारे बेनिफिट होते हैं जो कि आपको भी कहीं ना कहीं पे पता है ये सारी चीजें। क्यों फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं भाई, क्योंकि जो भी हम लोग हमारा जो काम है हम लोग सिस्टम के थ्रू कॉपी पेस्ट करते हैं, या फिर आपके जो भी सेटिंग्स है, कोडिंग से ऑलरेडी लगाई हुई रहती है, आपको बस एक एंट्री करनी होती है एंड एवरीथिंग विल बी डन। ऑफ कोर्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। एक्यूरेसी होती है, यस। अगर एक बार आपने आपके एक्सेल शीट में कोई कमांड दे दिया तो वहां पे वो कमांड नहीं बदलेगा, है ना। अगर आपने करेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो एवरीथिंग विल बी एक्यूरेट। हाई एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम्स, यस एब्सोल्युटली। बहुत लार्ज लेवल के वॉल्यूम्स जो भी होते हैं, मान लो लाखों अगर इनवॉइसेस है तो भी वो वहां पे सिस्टम में फिट हो जाएंगे। एक्सेल शीट आपको कभी नहीं बोलता कि भाई इसके आगे मैं काम नहीं कर सकता हूं, है ना। फिर इंटीग्रेशन यानी कि क्या, कि एक वर्कशीट आप अगर गूगल ड्राइव पे डाल देंगे तो सभी डिपार्टमेंट उसको यूज कर पाएंगे, या फिर एक से दूसरा कनेक्टेड भी हो सकता है काम, है ना। बिजनेस ऑपरेशंस आर इंटीग्रेटेड। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, यस। तो बेटर सिक्योरिटी हो सकती है क्योंकि आप वहां पे ऑप्शन दिया जाता है आपके कंप्यूटर पे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, कोई फाइल्स रहती है तो वहां पे पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। लेस ह्यूमन एरर्स, एब्सोल्युटली। अगर आप कोई कैलकुलेशन मैन्युअली करते हो तो वहां पे एरर होने के चांसेस है, लेकिन अगर सिस्टम कोई कैलकुलेशन करता है तो वहां पे एरर होने के चांसेस नहीं है।
ठीक है। प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, यस, हमेशा अप टू डेट रहने का ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। फिर कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग, सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड इनेबलिंग स्मूथ कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्लो, ठीक है, क्योंकि सभी सिस्टम इंटरकनेक्टेड रहता है ना, है ना, एक ही नेटवर्क, एक ही सर्वर से कनेक्टेड रहता है। मैं अगर कोई फाइल है ना, कोई एक स्पेसिफिक ड्राइव में डाल दूंगी, तो मेरा फ्रेंड जो दूसरे बिल्डिंग में बैठा है वो भी, सॉरी दूसरे फ्लोर पे बैठा है, वो भी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिर अभी उसके बाद में क्या है यहाँ पे, व्हाट दिस हैपेंड, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब वो एग्जाम्पल्स क्या है मैं बताती हूँ। व्हाट वेर द एग्जाम्पल्स ओवर हियर, वन सेकेंड, ओके। जैसे कि है ERP सिस्टम है, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंड ओरेकल सॉफ्टवेयर है, सैप है, टैक्स डेटा वाला जो सॉफ्टवेयर है, विंडमैन का जो सॉफ्टवेयर है ना। फिर उसके बाद ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर की, अगर मान लो कोई कंपनी कुछ स्पेसिफिक खुद अपने ही सॉफ्टवेयर यूज होती है, जैसे बैंक के पास अगर आप जाओगे तो उनका खुद का सॉफ्टवेयर एक अलग होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑडिटेड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। गाइस अब तक आप सिर्फ की फीचर्स देख रहे थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है ये ऑडिटर के पास से रहेगा कि ऑडिटर को क्यों अंडरस्टैंड करना है और उसको वहां से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेनी है एज अ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, एज अ ऑडिट एविडेंस। अब चलो, what auditor needs to consider over here, ठीक है, what auditor needs to consider while understanding an automated environment, कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में तो जान लो, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम इन यूज, कुड बी वन और मल्टीपल सिस्टम्स, एब्सोल्युटली, पहले सिस्टम को तो जान लो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, फिर पर्पस भी तो जान लो, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ ईच सिस्टम वेदर यूज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशन और अदर नॉन फाइनेंशियल यूजर्स, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, फिर वो यूज क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हो रहा है, अकाउंटिंग के लिए हो रहा है, कि नॉन फाइनेंशियल डेटा जैसे कि रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए हो रहा है, फिर लोकेशन क्या क्या है, लोकल है और ग्लोबल है, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर है क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप ये इंटर में हो, है ना, तो क्या क्या आर्किटेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। वर्जन कौन सा है, व्हाट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, डिफरेंट वर्जन्स में बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, वर्जन कौन सा है। इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, आर देयर इंटरफेसेस अमॉन्ग मल्टीपल सिस्टम, हाउ डू दे इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड सिस्टम, इज द सिस्टम डेवलप्ड इन हाउस और इट इज पैकेज्ड, आउटसोर्स्ड IT activities, are any IT functions like maintenance and support outsourced to external vendors, key IT personnel, identify people responsible, ठीक है, CIO, CISO, IT administrators, तो ये सारी चीजें ऑडिटर कंसिडर करेगा। यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन उठ के आ सकता है, यू आर द ऑडिटर, यू नो मिस्टर एक्स इज अ ऑडिटर ऑफ ABC कंपनी एंड ही वाज चेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम of that specific company, what are the things that Mr. X needs to consider while giving the appropriate opinion about the financial statements। यहाँ पे क्या आएगा, ऑडिटर को क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए while understanding the IT environment, तो उसका जो आंसर है वो ये आएगा। अगेन मैं कह रही हूँ टॉपिक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% एफर्ट्स पढ़ने में लगते हैं, लेकिन 50% एफर्ट्स आंसर राइटिंग, आंसर को समझने में, क्या आंसर हो सकता है ये जानने में लगते हैं ऑडिट सब्जेक्ट में। उसके बिना ऑडिट सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाओगे गाइज, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये तो सिंपल सी चीज है। अभी अगर आप ऑडिटर हो, अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम को चेक कर रहे हो तो क्या चेक करोगे, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया है, पर्पस क्या है उसका, लोकेशन क्या है उसका, आर्किटेक्चर क्या है उसका, ठीक है, वर्जन कौन सा है उसका, कुछ आउटसोर्स किया हुआ है क्या काम, ठीक है, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन हेड है, की IT पर्सनल कौन है, ठीक है,
इन हाउस है कि पैकेज्ड सिस्टम है, इंटरफेसेस विद इन सिस्टम, तो लोकेशन क्या है उसकी, ये सारे पॉइंट्स आप लोग कवर अप करोगे। ओके, सिंपल। अब बढ़ते हैं रिस्क के तरफ। ऑफ कोर्स जैसे कि हमने बोला रिस्क भी होते हैं। पहले वाला पॉइंट क्या था, की फीचर्स था। फीचर्स यानी कि वहां पे सब कुछ हम लोग अच्छा पढ़ रहे थे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में, भाई ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होती है, जल्दी से काम होता है, फलाना ढिमकाना, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्क। तो रिस्क क्या है, एक तो हो सकता है आप खुद भी इस चीज को आराम से इजीली फिगर आउट कर सकते हो क्या क्या रिस्क हो सकता है गाइस। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक बार डिस्कस किया था, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, कोई गलत फॉर्मूला लग गया तो सारा का सारा काम खराब हो सकता है, कहीं सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गया या फिर हैक हो गया सिस्टम, तो सब कुछ काम जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकता है ना। अगर हमारा कुछ कंप्यूटर क्रैश हो गया तो हमारा चीजें हो सकती है। तो सेम पॉइंट्स है यहाँ पे, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ रॉन्ग डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट बैकएंड सिस्टम चेंजेस टू डेटा, excessive or privileged access, lack of segregation of duties, unauthorized system or program changes, failure to update data, loss of data. Simple points. ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल्स दे चुकी हूं मैं। आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करो और उसको अच्छे से पढ़ के लो एक बार। जो भी आपको इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और कॉम्पैक्ट वे में दी गई है और इजी मेथड से दी गई है। जहाँ पे टेबल बनना चाहिए वहां पे टेबल मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे इस टाइप से आपको पॉइंट्स वाइज देना है तो वहां पे पॉइंट वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एकदम सॉलिड रहे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, फीचर पढ़ लिया, ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना चाहिए पढ़ लिया, रिस्क पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। भाई इम्पैक्ट कहाँ पे, ऑडिट प्रोसीजर्स पे या फिर हमारे टेस्टिंग पे ऑडिटर को क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। किस पर इम्पैक्ट, आईटी रिलेटेड रिस्क का इम्पैक्ट हमारे काम पे क्या क्या होने वाला है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सिंपल। Impact on substantive checking. If IT risks are not mitigated, auditor cannot rely on system data. True. Leads to more detailed checking, increased substantive procedures to verify completeness and accuracy. Absolutely. Test of control में भी यही था कि अगर कंट्रोल सिस्टम अगर सही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है सही, तो वहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को बढ़ाना होगा, ऑडिटर को रिवाइज करना होगा। अब यहाँ पे भी वही है कि अगर आईटी रिलेटेड रिस्क कोई लग रहा है तो वहां पे हम लोग सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते हैं और हमको डिटेल चेकिंग करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर को लगाना पड़ेगा। और हमारा इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स क्या है, ठीक है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स। तो ऑडिटर may not rely on automated control system calculation and built-in audit accounting processes, require additional audit work to gain assurance. Impact on reporting due to laws on internal financial controls, unmitigated IT risk can result in modification of auditor's report. Absolutely. See, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में भी देखो हम लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सारा प्रोस कॉन्स इफ बट, मान लो लाखों करोड़ों में एक केस निकल गया कि वहां पे सिस्टम ही सही नहीं था, है ना, तो वहां पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल, जो भी कंट्रोल है उसको चेक करना चाहिए और एडिशनल ऑडिट वर्क रखना चाहिए। चलो मान लो कि रिपोर्टिंग में सबसे पहले देखो कि उसकी ड्यूटी है क्या, कोई लॉ बोल रहा है क्या, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का पार्ट है क्या, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या है उसका कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या, है ना। फिर अगर आईटी रिस्क बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क लो नहीं हो रहा है, तो वहां पे ऑडिटर को अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। ट्रू ना, फेयर इनफ ना। अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आईटी रिस्क मिटिगेट हो नहीं रहे हैं, तो वहां पे आप आपके रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, वहां पे आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो या तो एडवर्स ओपिनियन दे दो, है ना। अब चलिए पता करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट क्या है। व्हाट इज इट, जो हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात कर रहे थे ना अभी पीछे वाले सेक्शन में, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल की बात कर रहे थे ना हम लोग,
तो सबसे पहले तो देखो कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है भाई। सबसे पहले जनरल आईटी कंट्रोल्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किस टाइप के कंट्रोल है। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ठीक है, तीन टाइप के कंट्रोल है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। चलो फटाफट से डेफिनेशन पढ़ो। Policies and procedures that relate to many applications support effective functioning of application control such as pervasive or indirect control. Objective: maintain integrity and security of data and systems across the business. Example: data center, network operations, manage operations, run batches, backup, BCP and DRP. Program change control, change management, track and test changes to ensure system meet objectives, and access security. Okay. Access security, manage users access, password, role, data and network security, system acquisition, development and maintenance, control system development life cycle, question and answer and testing. तो ये सारे लाइक जनरल आईटी कंट्रोल्स के सभी पॉइंट्स मैंने एक साथ डाल दिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच रिलेट टू एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर है ना उसी के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पे, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड सिस्टम अक्रॉस द बिजनेस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग सिर्फ जनरल आईटी कंट्रोल की बात कर रहे थे। कोई भी आईटी कंट्रोल जनरल में क्या काम करता है, सिक्योरिटी सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एप्लीकेशन कंट्रोल इज समथिंग कि जहाँ पे हम लोग डेटा की जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना उसकी एक्यूरेसी या फिर कंप्लीटनेस चेक करेंगे। यहाँ पे जनरल आईटी कंट्रोल की बात हो रही है। तो जनरल आईटी कंट्रोल इज नथिंग बट रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। General IT control is nothing but security. Application control is nothing but कि ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन हो रहा है उसके रिलेटेड कंट्रोल। एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, कहां से होता है सिक्योरिटी, लाइक डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, मैनेज ऑपरेशंस, रन बैचेस। ठीक है, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स, चेंज मैनेजमेंट, ट्रैक एंड टेस्ट एंड इंश्योर एंड एक्सेस सिक्योरिटी। तो ये चार टाइप के इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिया है या फिर एरिया दे दिया है जहाँ पे आईटी कंट्रोल लग सकता है। डेटा सेंटर में जनरल आईटी कंट्रोल लग सकता है, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल लग सकता है, एक्सेस सिक्योरिटी वहां पे एंट्री पॉइंट जो हम बोलते हैं ना, थंब वाला जो पार्ट होता है वो सब, सिस्टम एक्विजिशन एंड कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार एरियाज है जहाँ पे जनरल आईटी कंट्रोल लग सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, प्रोसेस लेवल पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डेटा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे वही है, इनपुट एडिट एंड वैलिडेशन चेक, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूजर लिमिट चेक, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी फील्ड्स चेक इन ईआरपी सिस्टम। समझ में आ गया आपको। जनरल आईटी कंट्रोल्स जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के रिलेटेड होता है, वो सिक्योरिटी के चेक करता है, इंटीग्रिटी को चेक करता है। चार जगह पे लगाया जा सकता है, डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल एंड एक्सेस सिक्योरिटी एंड सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन कंट्रोल
ईआरपी सिस्टम है, एडिट एंड वैलिडेशन चेक करना है वो। थर्ड है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल डेफिनेशन, मैनुअल कंट्रोल्स दैट यूज रिपोर्ट और डेटा फ्रॉम आईटी सिस्टम, देयर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ आईटी डेटा, एग्जांपल मैनेजमेंट रिव्यूज और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, रिकंसिलेशंस यूजिंग सिस्टम रिपोर्ट। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कौन सा है कि भाई मैनुअल कंट्रोल्स जो है ना, हम लोग मान लीजिए कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं सिस्टम में, है ना, उसको ऑलरेडी अपन ने बहुत सारा कोडिंग करके रखी है, एंड सिस्टम हमको कोई रिपोर्ट निकाल के देता है, एंड उस रिपोर्ट के बेसिस में अगर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। हम लोग उस रिपोर्ट पे भरोसा करके डिसीजन ले रहे हैं जो कि एक सिस्टम से निकला हुआ है ना, जो कि एक कंप्यूटर से निकला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। Example, effectiveness of application and ID dependent controls depend on GITCs being effective. तो जनरल आईटी कंट्रोल्स जितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, यानी कि पॉलिसीज, आपका प्रोसीजर्स, आपकी कोडिंग जितनी ज्यादा बेस्ट रहेगी, आपका सिक्योरिटी एक्सेस जितना ज्यादा बेस्ट रहेगा, उसका उतना ही बेस्ट रहेगा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ओके, डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल। ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दे चुकी हूं मैं, ठीक है। जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, both GITCs and application control are needed together to ensure complete and accurate processing through IT system. Without strong GITCs, even good application control may also fail. सबसे strong GITC ही होना चाहिए। Now, testing control in an automated environment। देखो अब जैसे कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल का भी हम लोगों ने टेस्टिंग वाला पार्ट करा था कि वहां पे ऑडिटर कैसे टेस्ट करेगा, तो भाई सेम चीज है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी ऐसा ऑडिटर क्या क्या चीज चेक करेगा। तो सबसे पहला है इंक्वायरी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और तीसरा क्या है इंस्पेक्शन, और चौथा क्या है रीपरफॉर्मेंस। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिटर कैसे पता करेगा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है, तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, रीपरफॉर्मेंस करेगा। Inquiry alone is not enough, should combine with other methods. Usually inquiry plus inspection gives effective and efficient evidence. Auditor decides method on risk, complexity, control environment, evidence needed, partial। ठीक है, सिंपल है। आप भी अगर ऑडिटर हो और अगर आपको बोलेंगे कि हमारे पास ये सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे ऐसे डेटा निकाल के देता है, यहाँ पे आईटी कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, बातचीत करोगे, इंक्वायर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और अगर ज्यादा कुछ लगा तो आप बोलोगे कि भाई मुझे भी इस टाइप की मैं रिपोर्ट निकाल के देखता हूँ, वहां पे आप रीपरफॉर्मेंस कर सकते हो। सिंपल है, टॉपिक को समझ के लो, हेडिंग को समझ के लो, और फिर उसके अंदर का क्रक्स समझो। एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, walkthrough of a full transaction through inquiry, observation, inspection, observe using processing transactions under different conditions, inspect application configurations, if GITCs are weak, auditor plans alternative procedure to ensure reliability। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, Mr. X is the auditor of the company and XYZ is the company, he is the like XYZ company है जिसका auditor है Mr. A, and XYZ company में देखा गया है कि जो क्या कह सकती हूँ मैं कि जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर डाउट है। देयर इज अ डाउट दैट वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेसिंग आउट एक्यूरेटली और नॉट, एक्सप्लेन एंड थ्रो लाइट ऑन दिस। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, व्हाट आर द थिंग्स ऑडिटर शुड कंसीडर, सॉरी व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच ऑडिटर शुड फाइंड आउट वेदर द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज वर्किंग राइटली और नॉट, एक्सप्लेन। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे।
ठीक है, ओके, यस। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अब कंपैरिजन हो रहा है भाई, कंपैरिजन किस चीज पे हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैनुअल एलिमेंट्स क्या है और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स क्या है, तो सबसे ज्यादा क्या क्या दिया हुआ है देखो, जैसे कि हो जाता है ना वो स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग कि मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यूजफुलनेस, एग्जांपल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, एग्जांपल ऑफ सुटेबल एरियाज, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअल एलिमेंट्स मोर सुटेबल वेयर जजमेंट, डिस्क्रिशन और वन टाइम डिसीजंस आर नीडेड, है ना। मैनुअल एलिमेंट्स कहाँ पे यूज हो सकता है कि भाई वन टाइम डिसीजन मेकिंग जहाँ पे है वहां पे आप मैनुअल एलिमेंट देखो, बेस्ट फॉर हाई वॉल्यूम रिकरिंग एंड प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर एग्जाम्पल, मैनुअल रिकंसिलिएशन एंड फॉलो अप ऑफ आइटम्स, मॉनिटरिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, हैंडलिंग एक्सेप्शंस अलाउज, ठीक है, हैंडलिंग एक्सेप्शंस। अब ऑटोमेटेड एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रोग्राम चेक, सिस्टम बेस्ड रिकंसिलिएशंस, ऑटो कैलकुलेशंस, एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल्स, है ना। मैनुअल कंट्रोल्स कहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट अपने को निकालनी है, बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ मैनुअल रिकंसिलिएशन अगर हमको करना है, कुछ मॉनिटर करना है, तो वहां पे मैनुअल एलिमेंट लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे खुद का पर्सनल एक जजमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे वन टाइम डिसीजन मेकिंग है। ऑटोमेटेड क्या है, जहाँ पे हम लोगों को भाई बस एक फॉर्मूला लगा दो एंड वो सारा अपना सब कुछ काम करता रहेगा। प्रोग्राम चेक, सिस्टम बेस्ड रिकंसिलिएशन, ऑटो कैलकुलेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, गुड इन अनयूजुअल एंड नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, मोर प्रोन टू एरर एंड ओवरसाइट। एक्चुअली मैनुअल जहाँ पे आएगा वहां पे एरर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। ठीक है, यहाँ पे ये सारी स्ट्रेंथ्स है। ओके, नाउ वीकनेसेस देखते हैं हम लोग, कैन बी इजीली bypassed or overridden, less consistent and reliable, large और unusual transactions। ठीक है, large और unusual transactions। अब यहाँ पे क्या क्या है, weaknesses, may fail if not properly monitored, may lack flexibility, relies on effective system design and security। ठीक है, वीकनेस क्या क्या है, आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताना है। तो ऑटोमेटेड एलिमेंट्स के डीमेरिट्स क्या क्या है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, कंसिस्टेंट लाइक अगर प्रॉपरली अगर उसको फॉर्मूला नहीं दिया, अगर प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया तो वो फेल हो सकता है। यहाँ पे वीकनेस क्या क्या है कि लेस रिलायबल है, लेस कंसिस्टेंट है। ठीक है, कैन बी इजीली ओवर रिटन, मतलब उसको अनदेखा भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, large or unusual transactions, areas needing high human judgment, changing business circumstances। यहाँ पे क्या है, automated routine transactions, standard control task, areas where error can be predicted and coded into system। अब सबसे जरूरी impact on ऑडिट रिस्क असेसमेंट। तो इम्पैक्ट क्या है भाई साहब, इम्पैक्ट क्या है, auditor must evaluate consistency and risk of override, more reliance on inquiry, observation and inspection, auditor assess embedded controls and system configuration, use of automated audit tools and walkthrough of IT processes। हम जो ऑडिट रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है ये बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक इज कवर्ड अप इन अ single table format। Okay, now moving on to the next one, which is data analytics for audit, something new again related to automated environment only। Okay, data analytics for audit, data analytics means अरे यार, okay, data analytics means using tool,
techniques and processes to analyze large electronic data sets for meaningful insights. Okay, data analytics यानी कि क्या होता है कि कोई tools यूज हो रहे हैं, कोई टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, तो कोई प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं टू एनालाइज लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस फॉर मीनिंगफुल insights. जैसे कि computer assisted audit techniques are tools used by the auditor to apply data analytics in audit. Now these are the data analytics which the auditor is using. अब तक हम लोग क्या चेक कर रहे थे, मैनेजमेंट का जो भी ऑटोमेटेड आईटी कंट्रोल जो वो लगा रहा है हमको, हम वो चेक कर रहे थे कि वो क्या क्या टाइप के कंट्रोल लगा सकता है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आई डिपेंडेंट कंट्रोल, हम उसका देख रहे थे कि वो मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल वो सब जो लगाया हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होगा. अब हम बात कर रहे हैं ऑडिटर की, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. ठीक है, तो यहाँ पे टूल टेक्निक जो हम ऑडिटर यूज करते हैं ना नॉर्मली मीनिंगफुल इंसाइट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि कैट. अब कॉमन यूजेस क्या है यहाँ पे, कॉमन यूज ऑडिटर का यूज क्यों होगा भाई, ऑडिटर का यूज होगा फॉर एग्जाम्पल check data completeness in using control test or substantive procedures, select audit sample, recompute balances, reperform calculation, analyze journal entries and evaluate control deficiencies. तो of course see auditor है तो वहां पे वो test of control के बारे में होगा या फिर audit sampling के बारे में होगा. ठीक है, जो भी balances है उसको check करने के बारे में होगा. तो वही चीज है यहाँ पे, है ना. ऑडिटर इन्हीं सब चीजों के लिए डेटा एनालिटिक्स को यूज करेगा, कोई ना कोई टूल यूज करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेल यूज करता है ना, एक्सेल यूज करता है ऑडिटर, सिंपल पाइवट टेबल लगा लो, है ना, या फिर कोई फॉर्मूला लगा दो, है ना, तो उस तरीके से वो एनालाइज करेगा. अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल ऑडिट. Again, it is related to the auditor only. Refer to what it is? Refer to using digital technologies, AI, automation, analytics in the entire audit process from planning to opinion, better understanding of business processes, efficient audit execution, focus on high risk areas, stronger risk assessment, identification and assessment, part of modern audits due to increased digitalization in business. Obviously हम लोग ऑडिट जो करने जाते हैं ना, हम अलग से हमारा कोई कभी सॉफ्टवेयर नॉर्मल मिड साइज फर्म में तो नहीं रहता है ना, हम लोग कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का वापर नहीं करते, हमारे लिए बस हमारा कैलकुलेटर है, हमारा एक्सेल फाइल है एंड दैट्स इट, है ना. लेकिन अब डिजिटल ऑडिट भी आ चुका है जो कि एक बड़े लेवल का अगर कोई काम है तो वहां पे आप लोग एज अ मॉडर्न ऑडिट आप लोग उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, internal financial controls, IFC, regulatory requirements. What do you mean by IFC over here? Okay, I think it's getting stuck. Okay, IFC, what is it? Internal financial controls. Regulatory requirement क्या है, means policies and procedures to ensure reliability of financial reporting, effectiveness of operations, compliance with laws, safeguarding of assets and prevention and detection of fraud. Okay, ठीक है. Okay guys, so this is it for this particular video and we will be continuing the next topic in our next part. Thank you so much.